रिटायरमेंट के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि उसके 3 बेटे होते हैं, एक दिल्ली, एक हैदराबाद, तो तीसरा बेटा रहता था दुबई में। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन बुजुर्ग आदमी को एक बीमारी लग जाती है। बीमारी का नाम होता है पार्किंसन, जिसकी वजह से ना वो सही से चल पाता था, ना ही सही से बैठ पाता था, इसलिए अक्सर उसे परेशानी रहती थी। और उसकी 65 साल की जो पत्नी थी, उस पत्नी को आदत लग जाती है सेक्स की, और सेक्स करने के लिए वो एक लड़के को अपने घर पे बुलाया करती थी। इसके लिए बाकायदा उसको पेमेंट किया करती थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल इस घर के अंदर एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं, और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला को इतनी उम्र में, जिसकी उम्र 65 साल के आसपास और उसके बेटे से भी छोटे उम्र के लड़के से उसे प्यार हो जाता है, और उसके साथ वो अवैध संबंधों में व्यस्त रहती थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के पटना शहर का एक थाना है पाटलिपुत्र, और यहीं का एक इलाका लगता है नेहरू नगर, रोड नंबर 2। दरअसल सुजाता निवास में एक महिला जिसकी उम्र 65 साल के आसपास होती है, जिसका नाम सुजाता देवी होता है, उसका पति जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होती है और नाम होता है NK श्रीवास्तव। ये तुम पति और पत्नी यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटा हैदराबाद में, तो दूसरा बेटा रहता है इनका दुबई में, और तीसरा बेटा रहता है इनका दिल्ली के अंदर। जो दुबई वाला बेटा है वो अक्सर अपनी माँ और अपने पापा से फोन पे बातचीत किया करता था, उनके हालचाल लिया करता था। और ऐसे ही उसने 15 अक्टूबर 2024 को करीब दोपहर के 12:30 बजे के आसपास अपनी माँ को फोन किया। पहली बार फोन लगाया तो नहीं मिलता है, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, इसलिए वो अपनी माँ से बात करने के लिए बार बार फोन लगा रहा था और परेशान हो जाता है। उसके बाद पिता से बातचीत करने की कोशिश करता है, तो पिता से भी संपर्क नहीं हो पाता। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। कुछ देर सोचता है, सोचने के बाद जहां उनका घर होता है सुजाता निवास, उसके ठीक सामने एक अपार्टमेंट होता है, गणेश जानकी अपार्टमेंट। वहां पर एक गार्ड रहता है, राम प्यारे यादव। राम प्यारे यादव को फोन मिलाता है, और फोन मिलाने के बाद कहता है कि क्या तुम मेरे घर जाकर मेरी माँ या पिताजी से बात करा सकते हो। जैसे गार्ड ने ये बात सुनी, उसने कहा भाई साहब बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और आपकी जाकर बात कराता हूँ। अब राम प्यारे यादव सीधा पहुंच जाता है सुजाता निवास में। वहां जाने के बाद देखता क्या है कि बाहर से कुंडा लगा हुआ है, यानी कि दरवाजा लगा हुआ है। उस दरवाजे को खोलता है, उसके अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद जब देखता है तो जो घर है, घर के किचन के अंदर एक लाश पड़ी हुई है, साथ ही एक बेडरूम के अंदर लाश पड़ी हुई है। लड़का वो फोन पर बातचीत कर रहा था, तुरंत ही वीडियो कॉल शुरू हो जाती है, और वो कहता है कि यहाँ पर तो इस तरह से लाश पड़ी हुई है, और वो जोर से चीखने लगता है। यानी कि जो गार्ड है उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनने के बाद जो नीचे किराएदार रहते हैं वो भी आ जाते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है। अब जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है। जो यहाँ की पुलिस होती है पाटलिपुत्र थाने की, वो यहाँ आकर मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। दंपति यानी कि जो रिटायर्ड अधिकारी है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास है, NK श्रीवास्तव, उनकी पत्नी सुजाता देवी, जिनकी उम्र 65 साल के आसपास है, दोनों की लाश पड़ी हुई है। जगह जगह ब्लड फैला हुआ है, खून। उन्हें जो मारा गया था, ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से एक बार नहीं बार बार वार किए गए थे। साथ ही जो महिला होती है उसको तो किसी भारी वस्तु से उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। पुलिस ने जब घर आकर देखा तो पुलिस खुद हैरान थी। दरअसल जब सेफ अलमारियां होती हैं उनको खोला जाता है और खोल के देखा जाता है तो लगभग 15 लाख रुपए की जेवरात, कुछ नकदी भी होती है, घर में रखी होती है। घर की हालत बहुत अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इनका कत्ल हुआ है तो क्यों हुआ है और किसने किया है। तीनों बेटों को खबर दे दी जाती है। दरअसल ये जो दंपति था मूल निवासी सिवान जिला लगता है, सिवान जिले का थाना लगता है नौतन, और नौतन का ही एक गांव लगता है पचलखी। पचलखी रहने वाले होते हैं, उनके गांव के लोगों को भी सूचना दे दी जाती है। सबके सब लोग आते हैं, आसपास के लोगों से भी जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। अब पुलिस ने आसपास के जो CCTV कैमरे थे उनको देखना शुरू किया, लेकिन कहीं कोई CCTV कैमरा ऐसा मिला ही नहीं जिसके आधार पर ये कह सकें कि आखिरकार कातिल कौन था, कत्ल क्यों हुआ। इनकी जो CDR होती है उसको निकलवाया जाता है, ये पड़ताल करने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार इनका किसी से कोई मामला तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है। जब बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी पुलिस को ऐसा एंगल नहीं मिल रहा था। 15 अक्टूबर की सुबह के वक्त आसपास ये घटना हुई थी। दोपहर में पता चल जाती है पुलिस को, और पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। SSP ने कई टीमें बना दी, फोरेंसिक टीम यहाँ पर आकर एक एक चीज को उठाती है, देखती है, लेकिन कुछ सफलता मिल नहीं पाती। आखिरकार पुलिस को एक व्यक्ति आता है, आकर कहता है कि लगभग 11 सेकंड की एक CCTV फुटेज है, हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ मदद मिल सके।
अब पुलिस ने जो 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कि इन्हीं के घर की तरफ से आ रहा है, बाइक पर बैठा हुआ है, और जो उसके कपड़े थे, कपड़ों की तो पहचान हो रही थी वो किस कलर के हैं, लेकिन वो कौन है इसकी पहचान नहीं हो रही थी। पुलिस के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था और ये बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं कि अंधा कत्ल था। ये जो डबल मर्डर है, इस डबल मर्डर का कातिल कौन है, पूरा शहर यानी कि पूरा पटना शहर इस बात की जानने की फिराक में जुट जाता है। रिश्तेदार, उनके बेटे, जो तीनों बेटे होते हैं, दिल्ली वाला, हैदराबाद वाला और साथ ही दुबई वाला। अब इस मामले में पुलिस उस 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग के आधार पर जो आसपास के जो मेन मुख्य रास्ते थे, उन रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को देखा जाता है, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो बाइक पर निकला है, उसकी जो शर्ट की कलर था, उस शर्ट के कलर के हिसाब से उस बाइक सवार को पहचानने की कोशिश की जाती है। तो पता चलता है कि उस बाइक सवार का नाम होता है अमित कुमार उर्फ टिंकू, जो कि राजीव नगर के रोड नंबर 27 पर वो रहता है और नेहरू नगर में ही उसकी परचून यानी कि किराना का स्टोर होता है। जब आसपास के लोगों ने कहा ये तो अमित है, अमित उर्फ टिंकू है, तो पुलिस इसके पास जाती है, क्योंकि अब एक ही एकमात्र प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने हालांकि कई लोगों को हिरासत में लिया था और वहां से कोई पुलिस को सफलता मिल नहीं पा रही थी। पुलिस इससे पूछताछ करने लगती है और पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया, और अंधेरे में कुछ इस तरह से तीर चलाया कि हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखी है और उसमें हमें कुछ अहम सबूत लगे हैं। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताने लगा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ किया तो उसने चौंकाने वाली बात बताई। दरअसल वो कहता है कि मेरी अक्सर आंटी से बात होती थी। उस लड़के की जो उम्र होती है लगभग 31 साल के आसपास होती है, और आंटी की जो उम्र थी वो लगभग 65 साल के आसपास थी। आंटी के 3 बेटे होते हैं, तीनों बाहर रहते हैं, पति साथ रहता है, लेकिन पति को पार्किंसन नाम की एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अक्सर आराम ही करते रहते हैं। अब इस लड़के को 15 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास इस बुजुर्ग महिला ने फोन किया कि तुम्हें घर आना है, तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे इसके पास फोन पहुंचता है, कि ये फोन पहली बार नहीं बल्कि अक्सर इसके पास फोन पहुंच जाता है। दरअसल ये लड़का जो होता है मूल निवासी नालंदा जिले का हिलसा एक इलाका लगता है, वहां का रहने वाला होता है। 3 साल पहले ये यहाँ पर परचून की दुकान करने के लिए आया था और 3 साल पहले ही सुजाता देवी से इसकी जानकारी हो गई थी। ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसा अक्सर होता था। वो घर आता था और घर आने के बाद जो भी बुजुर्गों की मदद करता था, बच्चे की तरह इसी तरह से मदद करके निकल जाया करता था। उसने ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उससे कहा कि हमें आगे की जानकारी लेनी है, दरअसल आगे की क्या बात है क्या नहीं। फिर जब उसने खुलना शुरू किया है तो खुल के उसने बताना शुरू कर दिया। दरअसल उसका कहना यह था कि मैं जब भी आता था मुझे किसी न कोई मदद मिल जाया करती थी, पैसे मिल जाया करते थे, और उस पैसे के बदले में उस महिला के साथ उसके अवैध संबंध बनाने होते थे। 15 अक्टूबर 2024 को जब उस महिला ने बुलाया तो लगभग 10:30 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करता है, और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उस महिला के साथ वो अवैध संबंध बना रहा था, और घर के उस कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी, और इन आवाज़ों को जो रिटायर्ड अधिकारी होता है उसने सुन लिया। उसने हिम्मत जुटाई, वो किसी तरकीब से खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद वो उस दरवाजे की तरफ जाता है और झांक कर जब देख रहा था तो अपनी ही पत्नी को उस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और इतना देखने के बाद वो जितनी जोर से चीख सकता था, चिल्ला सकता था, उतनी जोर से चीखता है, चिल्लाता है, ताकि इस शोर को सुनने के बाद आसपास के लोग भी आ जाएं। मगर ये पहली बार नहीं था। पति और पत्नी किसी न किसी बात को लेकर अक्सर घर में झगड़ा करते रहते थे, और उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें अक्सर लोगों के पास तक जाया करती थी। और क्योंकि रोज रोज के झगड़े होते थे तो इसलिए उन लोगों ने उस शोर को, उस चीख को किसी भी तरीके से गंभीरता से नहीं लिया और मामूली रूप से लिया। उस लड़के यानी कि अमित उर्फ टिंकू को लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये बात खुल जाएगी, लोगों को पता चलेगी तो फिर बवाल हो जाएगा। इसलिए वो बहुत तेजी के साथ उठता है। उठने के बाद उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है, उसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद बेड पर पटक के मार देता है। जैसे बेड पर पटक के मारता है, वहीं पास में एक तकिया रखा हुआ था, उस तकिए से उस बुजुर्ग आदमी का उसने जो सांसें थी उसको, उसकी आवाज़ों को, उसकी चीख को रोकने की कोशिश की ताकि ये चीखे ना। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, जो सुजाता देवी होती है, उस बुजुर्ग आदमी, उस रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी होती है, वो रसोई में जाती है, रसोई से जाकर एक चाकू लाती है, और चाकू लाने के बाद अपने ही पति के सीने में एक के बाद एक कई वार करती रहती है। जब तक क्या उसका पति मर नहीं जाता तब तक वो ऐसे ही वार करती रहती है। वार करने के बाद वो अपने दोस्त, जो इसका दोस्त होता है अमित कुमार वो टिंकू से कहते हैं कि जो रोज रोज की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं और रास्ता निकल आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद उसके सीने में जो खंजर घोंपा गया था उसको बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद सीधा रसोई में जाती है। रसोई में जाने के बाद उस खंजर को वो पानी से धो रही थी, साफ कर रही थी। उसके जो हाथ थे उन हाथों को भी वो धोने की कोशिश कर रही थी। चाकू बिल्कुल बराबर में रखा हुआ था। इसी बीच में अमित
देख रहा है, उस औरत की हरकतों को देख रहा है, किस तरह से वो काम कर रही है, उसे लग ही नहीं रहा है कोई डर हो, कोई खौफ हो, तो वो डरने लगता है। उसे लगता है कि ये बात अगर बाहर वालों को पता चलेगी तो वो दिन दूर नहीं जब वो जेल चला जाएगा। इसलिए इस बूढ़ी औरत को भी मारना बेहद जरूरी है। जैसे उसने बूढ़ी औरत का मुंह दबाया, यानी कि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके, तभी उस बूढ़ी औरत ने उसके हाथों में इतनी तेजी के साथ काटा कि उसकी भी चीख निकल आती है। अब इस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस लड़के ने चाकू उठाया, उस महिला का गला रेत दिया। गला रेतते हुए भी उस महिला ने उसके फिर से काटा, उसके हाथों में खून निकल आते हैं। और जब वो लगातार उस पर चाकू से वार कर रहा था तो इसी बीच में एक दो चाकू खुद के भी लग जाते हैं और वो महिला जमीन पर गिर जाती है। वहीं एक भारी वस्तु पड़ी हुई थी, साथ ही कुछ ऐसे मसालों को कूटने वाला एक, जिसे मूसल टाइप कुछ बोलते हैं, वो भी पड़ा हुआ था। उस महिला को उससे इतना मारा गया, जब तक कि उस महिला के प्राण नहीं निकल जाते तब तक वो उसको मारता ही रहता है। इसके बाद वो महिला की लाश वहां रसोई में पड़ी हुई थी और जो बुजुर्ग आदमी था उसकी लाश पड़ी हुई थी बेडरूम के अंदर। वो सीधा उस महिला के पास फिर से जाता है। उसने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने सोने की चूड़ियां, उसके पास जितनी भी ज्वेलरी उसने खुद ने पहनी हुई थी उस ज्वेलरी की तो उतार देता है। लेकिन वो आसपास के कमरों में जाता है, तलाश करने की कोशिश करता है, तो वहां पर चांदी के बर्तन, साथ ही उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल थे, वो महंगे मोबाइल थे, उनको भी लेता है। उनको लेने के बाद आराम से यहाँ से निकल जाता है। उसे लगता है कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद सीधा पहुंच जाता है अपनी दुकान पर, दुकान को खोलता है और शाम को यहाँ से जैसे रोज की तरह दुकान बंद करता है, एक सुनार के पास जाता है। सुनार के पास जो भी उसने ज्वेलरी वहां से उस महिला से ली थी, उस ज्वेलरी को वो सुनार को देता है। उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, यानी कि 1 लाख रुपए में उस ज्वेलरी को वो गिरवी रख देता है और मोबाइल को छुपा देता है। साथ ही वो अपने काम में बिजी हो जाता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जितने भी आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ कर रही थी। इस दुकानदार से भी पूछताछ की जाती है। पुलिस को शक ही नहीं था, आसपास के लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं था कि इसके साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये इस महिला से बातचीत करता था, वो लगातार 3 साल से चली आ रही थी। पुलिस ने जो सीडीआर निकलवाई तो इसमें कुछ असामान्य कुछ नहीं लग रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन पुलिस ने जब अंधेरे में तीर चलाया तो पता चलता है कि अवैध संबंधों के चलते इस बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है, इसके पति की हत्या हो जाती है। पति की वो खुद हत्या करती है, जबकि उसकी हत्या उसका प्रेमी कर देता है। और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 65 साल की वो बुजुर्ग महिला, उसे अपने से बहुत छोटे यानी कि वो 31 साल के उस लड़के से प्यार हो जाता है। उसके साथ वो अवैध संबंध बनाया करती थी। उन लड़कों को जब इस बात की जानकारी होती है, उस इलाके में जब ये जानकारी होती है, शहर में जब लोगों को पता चलता है, तो लोगों को ये नहीं यकीन हो रहा था कि एक बूढ़ी महिला आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। बस जबकि वो उस लड़के को पैसे देती थी और पैसे देने के बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति किया करती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि कम से कम कोई भी आदमी अपने बुजुर्गों को खासकर इस तरह से बिल्कुल भी ना छोड़े और उनसे बीच बीच में ये हेल्प लेता ही रहे कि आखिरकार ये जैसे दुबई वाले लड़के ने ये किया था, ये वाकई सराहनीय कदम है कि वो अपने माता पिता से दोनों से बातचीत करता था। यदि वो कई कई दिनों में बातचीत करता तो शायद इस घटनाक्रम का खुलासा होने में दिक्कत हो जाती और वो रिकॉर्डिंग जो थी 11 सेकंड की, अगर वो निकल जाती तो शायद ये घटनाक्रम कभी खुलता ही नहीं। दोस्तों, जाते जाते हरिद्वार के रहने वाले हैं सौर्य डोंगी, साथ ही मुरादाबाद के रहने वाली अंशिका हैं, मुंबई से हैं इस्माइल। इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। नहीं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अनिष्का मौर्य, अनन्या मौर्य, सुषमा मौर्य, कुलदीप मौर्य रायबरेली से हैं, अनिल यादव ललितपुर से, मोहन लाल उनकी पत्नी है, यशोदा बेटी कविता सरिता, मजहर हुसैन झारखंड से, सलीम अहमद रायबरेली से, मोहसिन पठान अलीगढ़ से, अमेठी से कृष्णा यादव, मुंबई से शहबाज शेख, अमेठी से फारूक अंसारी, प्रयागराज से संजय सिंह, प्रतापगढ़ से ऋतिक यादव, बिहार से अंश चौहान, विजय कुमार, कमरुल इस्लाम असम से हैं, मनोज प्रजापति, जमील अहमद, राजस्थान से कन्हैया कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।